प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 9वीं विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जिसको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोलते हैं। बच्चों, आज का अपना टॉपिक है हमारे उपयोगी पदार्थ। हमारे उपयोगी पदार्थ पार्ट फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने अपने जो लवण होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने सीखा था। दैनिक जीवन के महत्वपूर्ण लवण, जिसमें हमने सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, इस सब के बारे में हम लोगों ने जानकारी लिया था। इस पार्ट में बच्चों सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज में 3 चीजें थी। हमने कहा था आपसे कि हम 3 वीडियो आपको इसमें बताएंगे। हमारे उपयोगी पदार्थ में दैनिक जीवन के महत्वपूर्ण लवण, इसके बारे में हम लोगों ने पार्ट 1 वीडियो में चर्चा की है। सोडियम क्लोराइड के बारे में, सोडियम क्लोराइड के बारे में देखा था हम लोगों ने। सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में NaHCO3 और वॉशिंग Na2CO3, ये क्या है? वॉशिंग सोडा। इसके अलावा हम लोगों ने ब्लीचिंग पाउडर, जिसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं, उसके बारे में भी, उसके गुणधर्मों के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया था। आज हम इस वीडियो में रेडियो सक्रिय पदार्थ, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, इसके बारे में आप लोगों से चर्चा करेंगे। दैनिक जीवन के कुछ रासायनिक पदार्थ हैं, इसको हम तीसरे वीडियो में आप लोगों से साझा करेंगे बच्चों। तो चलिए हम रेडियोधर्मी पदार्थ माने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ये क्या होते हैं, पहले हम इसके बारे में जानकारी करते हैं। बच्चों, रेडियोधर्मी जो पदार्थ होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा कि यूरेनियम, थोरियम और रेडियम जैसे ये उच्च परमाणु क्रमांक के तत्वों से अदृश्य, अत्यंत भेदक और उच्च दर्जे वाली किरणों के स्वयं प्रेरणा से उत्सर्जित होने के गुणधर्म को रेडियो सक्रियता कहते हैं। और यह गुणधर्म प्रदर्शित करने वाले पदार्थों को हम रेडियोधर्मी पदार्थ भी कहते हैं। बच्चों, रेडियोधर्मी जो तत्व होते हैं उसके नाभिक अस्थिर होते हैं, उनके नाभिक से किरणें उत्सर्जित होती हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थों का हमारे दैनिक जीवन से बच्चों बहुत संबंध है। ऐसा हमारे मन में केवल एक एक्सेप्शन ये रहता है कि केवल रेडियोधर्मी जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं उनसे केवल परमाणु बम ही बनते हैं। ये अफवाहें गलत है बच्चों, कि रेडियो एक्टिव तत्व का उपयोग केवल परमाणु बम बनाने के लिए किया जाता है। बच्चों, इसका उपयोग बहुत सारी जगह रेडियोधर्मी पदार्थों का किया जाता है, जैसे हम आगे बताएंगे। अनुसंधान की भी, वैज्ञानिक अनुसंधान में भी किया जाता है, कृषि में किया जाता है, उद्योग, वनस्पति, ऐसी सभी सारी चीजों में रेडियोधर्मी पदार्थों का उपयोग किया जाता है। हमारे मन में एक गलत धारणाएं हैं कि रेडियो सक्रिय तत्वों का केवल परमाणु बम बनाने में ही उपयोग किया जाता है, ये गलत है बच्चों। तो रेडियोधर्मी जो पदार्थ जो है बच्चों, इससे जो उत्सर्जित किरणें होती है वो 3 प्रकार की होती हैं। जहाँ ये देखिए अल्फा किरणें हैं, ये बीटा किरणें हैं और ये गामा किरणें हैं। इससे उत्सर्जित होने वाली ये 3 किरणें होती है बच्चों। यहाँ पर देखिए
जो हम पढ़ेंगे यूरेनियम 92, यूरेनियम 235, ये थोरियम और ये रेडियम। इसमें हम 3 रेडियो एक्टिव तत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसकी खोज रदरफोर्ड एक वैज्ञानिक थे बच्चों। जो रेडियो सक्रिय किरणों के स्वरूप है, रदरफोर्ड ने, ये वैज्ञानिक थे रदरफोर्ड, इन्होंने 1899 में रेडियम 2 भिन्न प्रकार की किरणें उत्सर्जित करता है इसकी खोज की थी। इन किरणों को अल्फा और बीटा किरणें कहते हैं। बिलार्ड ने, एक वैज्ञानिक थे बच्चों बिलार्ड, उन्होंने तीसरी गामा किरण की खोज की। 2 विपरीत विद्युत आवेश वाली पट्टियों में से एक किरणें प्रवाहित करने पर वे अलग हो जाती हैं और यह पद्धति रदरफोर्ड ने ही 1902 में बताया था। रदरफोर्ड और बिलार्ड ने विभिन्न रेडियोएक्टिव सक्रिय पदार्थों से उत्सर्जित होने वाली किरणों का अध्ययन करने के लिए किरणों को विद्युतीय क्षेत्र से प्रवाहित होने दिया और उनके मार्ग में छाया चित्रण पट्टी रखी। ये देखिए, ये अल्फा बीटा गामा किरणें हैं, इनके मार्ग में पट्टी रखी। तो उन्होंने इसके गुणधर्मों के आधार पर देखा। तब एक किरण, ये देखिए यहाँ पर प्लस भी निशान है और यहाँ पर माइनस का भी निशान है। ये छाया पट्टी रखा है, यहाँ पर एक किरणें हैं, यहाँ पर उन्होंने छाया चित्रण पट्टी रख दिया है। तब उन्होंने 3 प्रकार की किरणें विभाजित होते हुए देखा। एक किरण ऋणावेशित पट्टी की ओर, एक किरण क्या होती है, ये देखिए बच्चों, एक किरण ऋणावेशित पट्टी की ओर थोड़ी सी क्या होती है, विचलित हो जाती है। दूसरी किरण, ये दूसरी किरण जो बीटा थी, ये धनावेशित की तरफ जो विचलित हो गई। परंतु तीसरी किरण विद्युत क्षेत्र में उसका, ये देखिए, विचलन नहीं हुआ, ये सीधे आगे चली गई। तो आगे चलती हुई दिखाई देती है। ऋणावेशित पट्टी की ओर थोड़ी विचलित होने वाली किरणों को, ये ऋणावेशित की ओर जो थोड़ी विचलित हो गई, इसको अल्फा किरण का नाम दिया गया। जो धनावेशित की ओर विचलित हुई उसको बीटा किरण का नाम दिया गया। और जो एकदम विचलित नहीं हुई उसको जो होता है अविचलित किरणें जो है, ये बीच वाली देखिए, ये पूरा अविचलित किरणें है, इधर चली गई पूरा, इसको जो होता है गामा किरण का नाम दिया गया। इसको क्या दिया गया बच्चों, गामा किरण का नाम। अब देखिए इसकी जो भेदन क्षमता है, इसकी जो भेदन क्षमता है वो किस प्रकार से है। ये देखिए, ये पेपर की पट्टी है, ये पेपर है, ये पेपर की पट्टी है, स्टील की पट्टी है, लेड की पट्टी है। तो इस प्रकार की जो हम बीच में 3 पट्टियां रखते हैं। अल्फा किरणें क्या होती है बच्चों, ये देखिए अल्फा किरणें, ये बीटा किरणें, ये गामा किरणें हैं। ये तीनों जो होती हैं, इनके हम जब गुणधर्म के बारे में चर्चा करेंगे तो अल्फा जो होती है बच्चों, इनका अल्फा जब विद्युतीय क्षेत्र आवेशित किया जाता है तो अल्फा किरणें ऋणावेशित पट्टी की ओर, देखिए यहाँ पर ऋणावेशित पट्टी की ओर आकर्षित हो गई, और बीटा किरणें क्या हो गई, धनवेशित की ओर आकर्षित हो गई। और ये गामा किरणें आप देख रहे हैं आकर्षित होती नहीं है, सीधा निकल जाती हैं। इसकी जो मारक क्षमता होती है, भेदन क्षमता, अल्फा किरणों की जो भेदन क्षमता होती है, ये अल्फा किरणों की जो भेदन क्षमता होती है बच्चों, 0.02 मोटी एल्युमिनियम की चद्दर को भेज सकती है अल्फा किरणें। और जो बीटा किरणें देखिए, इसको छेदते हुए आगे यहाँ पर दिख रही, यहाँ पर दूसरे पर भी जा रही है। अल्फा कणों से लगभग 100 गुना अधिक 2 मिलीमीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर को ये भेज सकती है। और ये गामा किरणें जो होती है बच्चों, वो अल्फा कणों से 10,000 गुना अधिक, मतलब 15 सेंटीमीटर मोटाई, इसकी मोटाई देखिए थोड़ा ज्यादा दिख रही है,
ये 15 सेंटीमीटर मोटाई वाले शीशे के पर्दे को भेज सकती है। शीशे के पर्दा, ये कांच है, यहाँ पर देखिए हमने कांच दिया है, कांच दिखाया है, ये कांच है और ये एल्युमिनियम की चादर है, तो ये भेज सकती हैं। ये होती है इनकी विद्युतीय क्षेत्र में विचलन और इनकी भेदन शक्ति। ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है, स्वरूप है, ये गुणधर्म में इसका स्वरूप अल्फा किरणों का, बीटा किरणों का, गामा किरणों का। स्वरूप अल्फा कणों का प्रवाह, बीटा पर देखिए यहाँ पर He++ माने धनावेशित, बीटा कणों का प्रवाह यहाँ पर ये ऋणावेशित है, और ये गामा किरणें विद्युत चुंबकीय किरणें हैं। द्रव्यमान इसका कितना होता है 4.0028 और इसका 0.000548 और ये गामा किरणें क्या है, ये द्रव्यमान रहित है। आवेश इस पर अल्फा किरणों पर +2 होता है, बीटा किरणों पर -1 होता है और इस पर आवेश होता ही नहीं है। इसका वेग अल्फा किरणों का वेग प्रकाश के वेग का 1/5 से 1/20 गुना होता है। बीटा किरणों का वेग प्रकाश के वेग पे 1/5 से 9/10 गुना होता है। और गामा किरणों का वेग जो होता है प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड के बराबर होता है। ये विद्युत क्षेत्रों में विचलन हम लोगों ने देखा था, भेदन शक्ति भी देखा था। आयनीकरण अति उच्च होती है, बीटा किरणों की कम होती है और गामा किरणों की अत्यंत ही कम होती है। अस्फुट निर्माण करने की शक्ति अधिक परिमाण में होती है, ये अल्प परिमाण में बीटा किरणों में होती है और गामा किरणों में बहुत ही कम होती है। ये देखिए कैसे अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें तीनों को दिखाई गई है कैसे चलती है। ये देखिए एक्सरे मशीन में इन लोगों का उपयोग ये गामा किरणों का किया जाता है जब हम एक्सरे लेने के लिए जाते हैं बच्चों। आगे हम ये रेडियो सक्रिय समस्थानिक जो होते हैं इसके उसके उपयोग के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे बच्चों। जैसे हमने शुरू में बताया कि हमारी कुछ गलत धारणाएं भी हैं, कुछ अफवाहें भी हैं कि खाली हम रेडियो सक्रिय तत्वों का उपयोग केवल परमाणु बम, एटम बम बनाने में किया जाता है। ऐसा नहीं है। इनकी खोज जो होती है, यूज ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का हमने आपको बताया, वैज्ञानिक अनुसंधान में, कृषि उद्योग में, औषधि, वनस्पति इत्यादि अनेक क्षेत्रों में इसका किया जाता है। अभी भी एक उपयोग आपको करके बताएंगे मने। तो रेडियो सक्रिय जो पदार्थ हैं बच्चों, इनका उपयोग 2 प्रकार से किया जाता है। ये देखिए अपने शरीर की कोई भी बीमारी ज्ञात करनी है तो इसमें रेडियो सक्रिय पदार्थों का जो होता है उपयोग किया जाता है। और ये देखिए गामा रेज है, ये कृषि में भी इसका उपयोग किया जाता है, मेडिसिन बनाने में भी इसका उपयोग होता है। कैसे कैसे होता है ये देखते हम। ये देखिए बच्चों रेडियो सक्रिय पदार्थ का जो उपयोग है वो 2 प्रकार से होता है, केवल किरणों का उपयोग करके और दूसरा जो प्रकार है रेडियो सक्रिय तत्व का प्रत्यक्ष उपयोग करके। केवल रेडियो के किरणों द्वारा उपयोग कहाँ कहाँ होता है और रेडियो सक्रिय तत्व का प्रत्यक्ष उपयोग कहाँ कहाँ होता है। जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, प्राकृतिक रेडियो जो प्रकृति में पाए जाते हैं, तो कौन से पाए जाते हैं बच्चों। ये देखिए प्राकृतिक रेडियो सक्रिय जो तत्व है 82 परमाणु क्रमांक से लेकर के 92 परमाणु क्रमांक तक नेचुरल रेडियो एक्टिविटी किसमें होती है बच्चों। साधारणतः प्रकृति में 82 से 92 परमाणु क्रमांक के तत्व स्वयं प्रेरणा से किरणें उत्सर्जित करते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। और सब चीज बच्चों जैसी आवश्यकता हमारी बढ़ती गई, हमारे वैज्ञानिकों ने उसकी पूर्ति करने के लिए आर्टिफिशियल खोज की है। तो कृत्रिम रेडियो सक्रिय तत्व कौन कौन से होते बच्चों। ये नेचुरल है रेडियो एक्टिविटी, ये देखिए 92 यूरेनियम 238 तक।
माने 82 से लेकर 92 तक। ए कौन से हैं? नेचुरल रेडियो एक्टिव रखने वाले हैं। और कृत्रिम रेडियो सक्रिय तत्व जो है वो कौन कौन से हैं? कृत्रिम रेडियो सक्रिय तत्व आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। फ्रेडरिक जोलियो क्यूरी, ये वैज्ञानिक थे बच्चों, दोनों पति पत्नी, फ्रेडरिक जोलियो क्यूरी और आयरिन जोलियो क्यूरी नाम के दंपति ने सर्वप्रथम कृत्रिम रेडियो सक्रिय तत्व की खोज की। इन दोनों ने, पति पत्नी ने, प्रयोगशाला में कणों की बौछारों द्वारा किए जाने वाले परमाणु नाभिक में विघटन क्रिया से उत्पन्न होने वाले रेडियो सक्रिय तत्व को कृत्रिम रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। और इसी खोज के कारण इनको सन 1935 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो एक तो होता है 82 परमाणु क्रमांक से लेकर के 92 परमाणु क्रमांक तक, ये होते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। और कृत्रिम रेडियो एक्टिव तत्व की खोज फ्रेडरिक जालियो क्यूरी और आयरिन जालियो क्यूरी नाम के दंपति ने की थी बच्चों। और इस खोज के लिए उनको 1935 में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। 1935 में इनको क्या किया है? नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। अब जो रेडियो सक्रिय समस्थानिकों के विभिन्न क्षेत्रों में उनका उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं? सबसे पहले इसका इंडस्ट्रियल में उपयोग हम करते हैं, कृषि क्षेत्र में कैसे उपयोग होता है, चिकित्सा क्षेत्र में कैसे उपयोग होता है, ये सब की जानकारी मुख्य रूप से यही बच्चों की इंडस्ट्री में इसका हम कैसे उपयोग करते हैं, और कृषि में, एग्रीकल्चर में, और मेडिकल लाइन में इसका हम उपयोग कैसे करते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थों का। जैसे हमने सबसे पहले बताया कि एक्सेप्शन पहले माना जाता था अपवाद, कि हमारे दिमाग में ही धारणा थी कि यूरेनियम का उपयोग केवल परमाणु बम बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यूरेनियम का उपयोग अनुसंधान, कृषि, उद्योग, औषधि, वनस्पति इत्यादि अनेक क्षेत्रों में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। तो चलते देखते हैं बच्चों, पहले औद्योगिक क्षेत्र में देखते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में पहले आता है रेडियोग्राफी। अब इंडस्ट्री में कैसे इसका उपयोग हम करते हैं बच्चों? रेडियोग्राफी में ढलुए लोहे की वस्तु या लोहे के बिल्डिंग के दरारों, रिक्त स्थानों का गामा किरणों की सहायता से पता लगाया जाता है। आपने देखा कि गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है बच्चों, सीधा सीधा चली जाती है, मुड़ती नहीं है। तो ढलुआ लोहे की वस्तु जब बनाते हैं, कहीं पर दरार तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो इसके लिए हम यूरेनियम के किस किस भाग का जो होता है वो पता था। कोबाल्ट 60, इरेडियम 192 जैसे समस्थानिकों का उपयोग करके रेडियोग्राफी करने के कैमरे में किया जाता है। और धातु कार्यों के दोष पता करने के लिए इस यंत्र का उपयोग करते हैं। मतलब आप कोई चीज जैसे बना रहे हैं ढलुआ लोहे का, तो उसके अंदर कुछ दरार वरार तो नहीं है, तो आप ऊपर से देख नहीं पाते हैं, तो उसके अंदर जो होती है गामा किरणें प्रवेशित की जाती हैं। तो उसके लिए जो रेडियो एक्टिव तत्व है कोबाल्ट और इरिडियम, इनका उपयोग करके उसमें पता लगाया जा सकता है। मोटाई, घनत्व, स्तर का मापन करना, इसमें बच्चों एल्युमिनियम, प्लास्टिक, लोहे जैसे पदार्थों से कम अधिक मोटाई की चादरों का उत्पादन करते समय उनकी जो मोटाई है जितनी चाहिए उतनी लेना आवश्यक होता है। उत्पादन करते समय एक पक्ष में रेडियो सक्रिय पदार्थ और दूसरे क्षेत्र में रेडियो सक्रिय मापन यंत्र होता है, और मापन यंत्र द्वारा दर्शाई गई उत्सर्जित किरणें चादर की मोटाई के आधार पर कम ज्यादा होती हैं। इस तकनीक की सहायता से पैकिंग के माल की भी जांच की जा सकती है। दीप्यमान रंग और रेडियो सक्रिय
दीप तरंग। इसके लिए पहले घड़ी के कांटे और विशिष्ट वस्तु अंधेरे में ही दिखने के लिए उस पर रेडियम के लगाए जाते थे। जो घड़ी अपनी होती थी बच्चों ना, उसमें रेडियम लगाया जाता था को रात में भी दिखे। घड़ी में जो लगाया जाता था वो क्रिप्टॉन 85 का उपयोग किया जाता था, और क्रोमेशियम एक्सरे यूनिट में और प्रोमेथियम 147 इन समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। सिरामिक की वस्तुओं में होने वाला जो उपयोग होता है बच्चों, उसमें भी जैसे सिरामिक से बनाई गई आपकी घरों में जो टाइल्स वगैरह लगती है, बर्तन होते, प्लेट होता है, रसोई के बर्तन होते हैं, सब में चमकदार रंग का उपयोग किया जाता है। इस रंग में होता क्या है कि पहले यूरेनियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता था, अब जो होता है इन समस्थानिकों का उपयोग हम आसानी से करते हैं। ये तो हुआ इंडस्ट्री में आप उसका उपयोग कैसे करते हैं बच्चों। कृषि क्षेत्र में आप इसका उपयोग कैसे करेंगे। कृषि क्षेत्र में भी बहुत मायने रखता है बच्चों एग्रीकल्चर के रूप में। जैसे पौधे हैं, फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर में हम रेडियो सक्रिय समस्थानिकों के उपयोग कैसे करते हैं। पौधों की वृद्धि हुआ, माने पौधों की वृद्धि शीघ्र हो। पौधों की वृद्धि क्या हो, देखिए बच्चों, शीघ्र हो, तो वो शीघ्र होने के लिए उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो, तो उसके बीज को गुणधर्म देने वाले जनुक और गुणसूत्रों पर रेडियो सक्रिय किरणों के प्रभाव से उसमें मूलभूत परिवर्तन किए जा सकते हैं। हमने कहा कि जो रेडियो सक्रिय पदार्थ है उनका दो प्रकार से उपयोग है, एक केवल किरणों का उपयोग करके और दूसरा रेडियो सक्रिय तत्व का प्रत्यक्ष उपयोग करके। तो रेडियो सक्रिय समस्थानिक कोबाल्ट 80 होता है, उसका उपयोग खाद्य परीक्षण के लिए किया जाता है। कोबाल्ट 80 बच्चों खाद्य परीक्षण को सुरक्षित रखने के लिए, जैसे आपके मार्केट में बहुत सारे सामान खाद्य मिलते हैं, सेब है, संतरे हैं, इसको अधिक दिन तक टिकाऊ रखने के लिए कोबाल्ट 80 का उपयोग किया जाता है। आपके घरों में सब्जियां आती है बच्चों, सब्जी आपके घरों में सब्जी देखा, आलू आपके अपने घर में रख दो तो उसमें से अंकुर निकलना चालू हो जाता है। देखिए अंकुर निकलता है। आप घर में आलू प्याज रख दो, ये प्याज में से भी अंकुर हरा हरा निकलने लगता है आलू। लेकिन मार्केट में जो रहता है उसमें बच्चों बड़े बड़े, तो ऐसा सब खराब हो जाएगा। तो अंकुर न निकलने पावे उसमें क्या करते हैं, कोबाल्ट 60 की गामा किरणें की बौछार की जाती है। ये प्याज पर, आलू पर गामा किरणें जो होती हैं और वो कोबाल्ट 60 की होती हैं, उस पर बौछार की जाती है, तो उस पर से अंकुर नहीं निकलते हैं। नहीं तो हम लोग देखिए लाके घर में रख देते तो कुछ दिनों के बाद अंकुर निकल जाता है, तो उस पर बार बार किरणों की बौछार कर दी जाती है, तो उसमें से अंकुर निकलता नहीं है। और इधर जैसे दूसरी साइड में आप देख रहे हैं एकदम फ्रेश ऐसा रहता है कि अच्छा दिख रहा है। ऐसा हो जाएगा, अंकुर निकल जाएगा तो कोई खरीदेगा ही नहीं उसको। विविध फसलों पर संशोधन करने के लिए हमेशा बच्चों चाहते हैं कि जो बीज हम उपयोग में लाए वो ज्यादा से ज्यादा पैदावार उसमें हो। विविध फसलों पर संशोधन करने के लिए स्ट्रांसियम 90 का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है बच्चों, स्ट्रांसियम 90 का उपयोग किया जाता है। अब ये तो कृषि के क्षेत्र में हो गया बच्चों। चिकित्सा शास्त्र में इसका कैसे हम उपयोग करते हैं। चिकित्सा शास्त्र में इसका उपयोग हम पॉलीसाइथेमिया के रूप में इसका उपयोग करते हैं। हम चिकित्सा शास्त्र में हड्डियों के कैंसर का उपयोग लगाने के लिए हम करते हैं, हाइपरथायराइड डिजीज करते हैं, और मस्तिष्क का जो ट्यूमर होता है उसके लिए हम रेडियो सक्रिय पदार्थों का उपयोग करके हम पता लगाते हैं। पॉलीसाइथेमिया क्या है बच्चों, पॉलीसाइथेमिया इस रोग में लाल रक्त कणों की रक्त में मात्रा बढ़ती है, और इस रोग के उपचार के लिए फास्फोरस 32 का उपयोग किया जाता है।
और जो ये हड्डियों का कैंसर है, हड्डियों का कैंसर, इसका उपचार करते समय स्ट्रांसियम 89, स्ट्रांसियम 90 और समारियम 153 और रेडियम 223 का उपयोग किया जाता है। और हाइपरथायराइडिज्म में ये देखिए, ये है पॉलीसाइमेथीमिया, ये पहला वाला जो हमने बताया। इसमें होता क्या है बच्चों, लाल रक्त की कणों की मात्रा जो बढ़ जाती है। तो इस रोग का उपचार करने के लिए हमने देखिए यहाँ पर लिखा है कि फास्फोरस 32 का उपयोग किया जाता है। ये है हड्डियों का कैंसर। जब आपके हड्डियों में कैंसर हो जाता है बच्चों, तो ऐसे साधारण ढंग से पता नहीं चल पाता है। जब उस पर रेडियो एक्टिव किरणें उस पर भेजी जाती हैं, तब पता चलता है कि आपके हड्डी में जो है वो कैंसर हुआ है। हाइपरथायराइडिज्म, ये देखिए जब ये गले का कंठ जो होता है, गला बढ़ जाता है बच्चों ये रोग में, तो ये रेडियो एक्टिव किरणों द्वारा ही पता लगाया जा सकता है। जो मस्तिष्क में, ये देखिए ब्रेन है अपना, इसमें अगर ट्यूमर हो जाता है, गांठ हो जाती है बच्चों, ट्यूमर, तो मस्तिष्क के ट्यूमर का उपचार करने के लिए बोरान 10, आयोडीन 131, कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। तथा शरीर के छोटे ट्यूमर पहचानने के लिए, अगर छोटा ट्यूमर रहता है बच्चों, तो आर्सेनिक 74 का उपयोग किया जाता है, आर्सेनिक 74। तो बच्चों, अब जैसे हमने आपको बताया रेडियो एक्टिव पदार्थों के बारे में कि ये फायदेमंद कितने हैं, रोगों का पता लगाता है, कृषि क्षेत्र में इसका बहुत उपयोग है, चिकित्सा क्षेत्र में इसका बहुत उपयोग है। लेकिन जहां पर एक तरफ फायदा होता है, थोड़ा न थोड़ा कुछ नुकसान भी होता है। नुकसान क्या होता है उसके बारे में भी हम जानकारी कर लेते हैं। तो रेडियो सक्रिय पदार्थों व किरणों के दुष्परिणाम क्या होते हैं। हमने आपको बताया कि रेडियो सक्रिय पदार्थ का उपयोग दो प्रकार से होता है, एक केवल किरणों का उपयोग करके और दूसरा रेडियो सक्रिय तत्वों का प्रत्यक्ष उपयोग करके। तो इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं बच्चों, उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थों के किरणों के दुष्परिणाम। रेडियो सक्रिय किरणों के कारण जो मध्यवर्ती तंत्रिका तंत्र होती है उसको हानि पहुंचती है। शरीर के डीएनए पर किरणों के हमले से आनुवांशिक दोष निर्मित होते हैं। रेडियो सक्रिय किरणें त्वचा को भेद कर अंदर जा सकती हैं। इस कारण त्वचा का कर्क रोग, ल्यूकेमिया जैसे रोग होते हैं। विस्फोट से उत्पन्न होने वाले रेडियो सक्रिय प्रदूषक हवा द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं, इसलिए उन पर नियंत्रण रखना कठिन है। रेडियो सक्रिय प्रदूषक समुद्र में डाले जाने के कारण वे मछलियों के शरीर में जाते हैं और उनके माध्यम से मानव के शरीर में प्रवेश करते हैं। रेडियो सक्रिय जो प्रदूषक है, अगर उसको हम समुद्र में डाल देते हैं तो मछलियों के शरीर में जाते हैं और मछली हम लोग खाते हैं तो उसका मानव के शरीर पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। घड़ी पर लगाए गए रेडियो सक्रिय रंग द्रव्य के कारण कर्क रोग होने की संभावना होती है। हमने कहा घड़ी में भी उपयोग किया जाता है रेडियम का। वनस्पति, फूल, फल, अनाज, गाय का दूध इत्यादि के माध्यम से स्ट्रांसियम 90 नामक रेडियो सक्रिय समस्थानिक शरीर में प्रवेश करने से अस्थियों का कैंसर हो जाता है। हमने कहा ना, कृषि क्षेत्र में भी और मेडिसिन में भी इसका बहुत उपयोग किया जाता है। तो बच्चों, वनस्पतियां हैं उस पर उपयोग किया जाता है। वनस्पतियों का उपयोग हम खाने पीने के लिए करते हैं। जितने भी फल फ्रूट हैं उसको अधिक दिन तक टिकाऊ रखने के लिए, चमकीला बनाने के लिए उसमें भी किरणों का बौछार की जाती है। गाय के दूध को भी सुरक्षित रखने के लिए अधिक से अधिक दिन तक टिकाऊ रख सके, तो सब में स्ट्रांसियम 90 नामक रेडियो सक्रिय समस्थानिक हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। और प्रवेश करने से क्या होता है, हमको हड्डियों का कैंसर हो जाता है।
ल्यूकेमिया हो जाते हैं, जैसे रोग हम हमारे शरीर में सक्रिय हो जाते हैं। तो बच्चों, एक जगह जहाँ पर इसके बहुत सारे फायदे हैं रेडियो सक्रिय पदार्थों के, वहीं पर नुकसान भी है। वहीं पर क्या है? नुकसान भी है। बच्चों, आप जैसे जानते हैं एटम बम बनता है, परमाणु बम, तो उसका बहुत बुरा प्रभाव भी पड़ता है। एक कहानी में आपको बताते हैं कि 26 अप्रैल 1986 में इसको चेरनोबिल दुर्घटना के नाम से जाना जाता है। चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा केंद्र के ग्रेफाइट रिएक्टर का विस्फोट होने के कारण, ग्रेफाइट रिएक्टर उसमें विस्फोट हो गया था, उससे रेडियो सक्रिय समस्थानिक और किरणें अचानक बाहर आ गई और इस घटना के कारण वहां का पानी, वहां का जमीन के माध्यम से रेडियो सक्रिय समस्थानिक मनुष्यों के शरीर में प्रवेश कर गए और उसमें आनुवांशिक दोष निर्मित हुए। आगे की पीढ़ी भी संक्रमित हुई। छोटे से बड़े बहुतायत में गलकंड, जो गले का रोग होता, वो हो गया और वहां पर गले की बीमारियां का प्रसारण वहां पर बहुत ज्यादा हो गया। अगर ये किरणें किसी कारणवश ब्लास्ट होने पर या किसी भी तरह से बाहर आ जाती हैं तो हमारी प्रकृति जो है उसको भी नुकसान पहुंचाती है, और जो प्रकृति को नुकसान होता है तो प्रकृति से प्रदत्त सारी चीजों का उपयोग हम करते हैं तो हमारा भी नुकसान होने वाला है। तो हमको विभिन्न प्रकार के रोग, आनुवांशिक दोष, ये सारी चीजें हो जाती है। और ये चीजें खाली हम तक नहीं रहती बच्चों, पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रमित होने लगती है। इसीलिए एटम बम पर गवर्नमेंट ने क्या किया है, सारे देशों से मिलकर कि एटम बम का उपयोग कभी नहीं किया जाए, उस पर रोक लगाई जाए, एटम बम बनाया न जाए। ये बहुत सारे नियम कानून हर देश मिलकर के बनाते रहते हैं। तो बच्चों, आज हम लोगों ने रेडियो सक्रिय पदार्थों में और वो रेडियो सक्रिय जो पदार्थ हैं कौन कौन से हैं, बहुत सारे पदार्थ हैं और उनका कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, उसके फायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने सीखा। बच्चों, हम तीसरे वीडियो में दैनिक जीवन के कुछ रासायनिक पदार्थ जो होते हैं उसके बारे में सीखेंगे। दैनिक जीवन के जो रासायनिक पदार्थ हैं उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो तीसरे वीडियो में बच्चों हम आपसे खाद्य रंग, सुगंधित द्रव्य, डाई जो आप लगाते हैं, कृत्रिम रंग, आर्टिफिशियल कलर और दुर्गंधनाशक, इसके बारे में हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में आज के लिए इतना है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।